पाकिस्तान टैक्स बार और गुजरांवाला टैक्स बार का ज्वाइंट पोस्ट बजट और अमनेस्टी स्कीम 2019 पर सेमिनार गुजरांवाले के मकामी होटल में मुनक्कद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी पाकिस्तान टैक्स बार के सदर अब्दुल कादिर मेमन, चीफ गेस्ट गुजरांवाला आरटीओ के चीफ कमिश्नर मुजफ्फर हुसैन और स्पीकर जाहिद अतीक चौधरी, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार लाहौर और सैयद हसन अली कादरी, चेयरमैन आई कैप कोऑर्डिनेशन कमेटी लाहौर टैक्स बार और तीसरे स्पीकर आफ्ताब नागरा, सीनियर नायब सदर पीटीबी सियालकोट थे। सेमिनार में गुजरांवाला टैक्स बार के सदर मलक आबद हुसैन ऐवान, जनरल सेक्रेटरी राशिद निसार, नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार गुजरांवाला साकिब शेख, आबद हफीज आबिद, साबिक सदर गुजरांवाला टैक्स बार, राजा मोहम्मद इकबाल, साबिक सदर जीटीबी, मोहम्मद जुबैर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार के सदर खुर्रम शहबाज भट्ट, नायब सदर आशिक अली राना, जनरल सेक्रेटरी साकिब मुनीर राना, दीगर अहदेदारान, साबिक सदर लाहौर टैक्स बार कमरुज़्ज़मान चौधरी, फरहान शहजाद, एहसान शमीम, साबिक सदर गुजरांवाला टैक्स बार, चीफ ऑर्गेनाइजर जफर इकबाल मुगल, साबिक सदर गुजरांवाला टैक्स बार सदीक अहमद चौधरी, बैरिस्टर अफजाल अहमद हाशमी समेत लाहौर, सियालकोट, उक्वाड़ा, गुजरात टैक्स बार के ओहदेदारान और मेंबरान, टैक्स माहिरीन समेत एफबीआर के अफसरान ने शिरकत की। बजट 2019-20 में जो हुकूमत ने सेल टैक्स में तब्दीलियाँ की और नए टैक्स लगाए, इनके फायदे, नुकसानात और मुल्की मईशत को बेहतर करने की तजावीज़ स्पीकर जाहिद अतीक चौधरी ने पेश की। टैक्स देंदगान और हुकूमत के लिए क्या क्या चैलेंजेस होंगे, तफसील से बयान किए। अगर आप इक्तिसादी सर्वे का जायजा लें तो हमारी एग्रीकल्चर, मास वाइल्ड लाइफ स्टॉक के, इंडस्ट्री, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जितने सेक्टर्स हैं, रिटेल सेक्टर, वो सब के सब अपने जो भी टारगेट के अहदाफ थे उसको पूरा करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 4% ग्रोथ हुई है कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। तो कॉटेज इंडस्ट्री इस वक्त हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और उन्होंने कुछ अच्छे सेंटिमेंट्स भी शो किए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तजवीज़ को दोबारा देखा जाए और अगर इसमें कोई गुंजाइश मौजूद है तो इसको रिव्यू कर लिया जाए। अभी तो ये तजवीज़ है। इसके साथ साथ अगली अगर आप मेरी स्लाइड देखें तो वहाँ आपको कमर्शियल इंपोर्टर्स के रिटेल प्राइस थर्ड शेड्यूल रजीम में जाने की अमेंडमेंट तजवीज़ नज़र आती है। थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन के लिए ये बता दूं, अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए थर्ड शेड्यूल क्या है। थर्ड शेड्यूल से मुराद सेल टैक्स एक्ट में एक ऐसा स्केड्यूल है जिसमें कुछ आइटमें हैं और वो उन आइटमों पे मैन्युफैक्चरर साबका पाबंद थे कि अपनी लास्ट प्राइस का सेल टैक्स पे कर दें। यानी मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट का सेल टैक्स पे कर दे तो डाउन स्ट्रीम उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, तो उनको सेल टैक्स अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑल्टरनेट टैक्स रजीम है जो सेल्स टैक्स में अरसा दराज से चलती आ रही है। आज जो आइटमें स्पेशल प्रोसीजर के एक्स्ट्रा टैक्स में 2% पेमेंट आ रही थी, उसमें उठा के थर्ड शेड्यूल में लाई गई हैं और इसके साथ कमर्शियल इंपोर्टर को भी इस रजीम में प्लेस किया गया है। तो इस रजीम की थर्ड शेड्यूल यानी फाइनल स्टेज के टैक्स की आपने उसको प्रमोट किया है, आपने फाइनल टैक्स को प्रमोट किया है कि एक आदमी लास्ट प्राइस का टैक्स दे दे। तो जो भी फेडरल गवर्नमेंट की वो ड्राइव है डॉक्यूमेंटेशन की, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हमारी गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास ना प्लान लेके हैं, तो मुझे तो यहाँ उसकी तकवीत मिलती नहीं नज़र आ रही। जब आपने इंपोर्टर से फाइनल प्राइस का टैक्स ले लिया तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके होलसेलर्स और जो रिटेलर्स हैं उनके वैल्यू एडिशन का टैक्स भी उसने बर्दाश्त कर लिया। तो सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ इनवॉइस और डॉक्यूमेंट तो ये यूजलेस है। तो मेरे सदर को मैं सर, तो जो गवर्नमेंट की ड्राइव है डॉक्यूमेंटेशन की, तो ये तो उसके अगेंस्ट है। आपने मैन्युफैक्चरर के साथ साथ इंपोर्टर को भी कहा कि आप अपनी फाइनल प्राइस का टैक्स दे दें, तो वो सारी दरमियान वाली तो जितनी सेक्टर्स हैं वो सब के सारे यूजलेस हो गए फॉर द पर्पसेस ऑफ पेमेंट। दूसरा, इसी अमेंडमेंट के साथ वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन को भी सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में तब्दील कर दिया गया है। पहले कानून ये है कि जो इंपोर्ट कंसाइनमेंट आती है, कस्टम के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसकी एक इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस के मुताबिक जो भी फिक्स रूलिंग है उस पर सेल्स टैक्स चार्ज कर लेते हैं। थर्ड शेड्यूल वाली आइटमों के लिए मैकेनिज्म तब्दील कर दिया गया है। वो तमाम चीज़ें जो थर्ड शेड्यूल में पहले से थी और अब एक्स्ट्रा टैक्स, मैंने ज़रा आगे कीजिएगा, शायद इसमें थर्ड शेड्यूल आपको नीचे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ कीजिएगा, ये इससे भी नेक्स्ट कर दें। ये सारी वो आइटमें हैं, मैंने इसकी डिटेल डाल दी है। ये हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इसके अंदर अप्लाइंसेस हैं, इसके अंदर फोम है, पेंट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, टायर ट्यूब हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, बैटरीज हैं और पूरी डिटेल है। ये वो आइटमें हैं जो अब थर्ड शेड्यूल में ऐड कर दी गई हैं और थर्ड शेड्यूल में ऑलरेडी भी पहले 24-25 के करीब आइटम्स हैं। ये वो तमाम आइटम्स हैं जो मैन्युफैक्चरर के साथ साथ अब इन आइटमों का इंपोर्टर अपनी एंड प्राइस का सेल टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट को देगा। कस्टम डिपार्टमेंट जो प्राइस डिटरमिन करता था इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस के मुताबिक या रूलिंग के मुताबिक, अब वो
रेलिवेंट नहीं रही। हमने पढ़ना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 और 46 की सब क्लास बी। इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय द कस्टम डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम एक्ट। अब वहाँ प्रपोज तजवीज़ ये है कि जो थर्ड शेड्यूल की आइटमें हैं वो एक्सक्लूड कर दी जाए। तो मैकेनिज्म ये होगा कि जो प्राइस कस्टम को आप डिक्लेयर करेंगे एज ए इम्पोर्टर, वो प्राइस पे टैक्स लग जाएगा, कस्टम उसमें अपने इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन आप उसी कंसाइनमेंट की जब सेल्स बुक करेंगे सेल टैक्स रिटर्न के अंदर, तो आपके ऊपर दो शराइत होंगी। एक तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर थर्ड शेड्यूल की प्रोसीजर के मुताबिक उस पर प्रोमिनेंटली उसकी प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर आपने बेचना है, प्रिंट होनी चाहिए और उस प्रिंट प्राइस का आपने सेल टैक्स पे करना है। तो कमर्शियल इंपोर्टर की लिए शायद प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ना हो कि इतनी चीज़ें जो कि एक प्रिंसिपल बना के भेज रहे हैं पाकिस्तानी, उसके ऊपर प्राइस को प्रिंट करके उसका सेल टैक्स पे करे। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक्स्ट्रा टैक्स 2% जो आ रहा था वो एक बेटर ऑप्शन थी। और ये पहली दफ़ा तजर्बा नहीं हुआ। ये आइटमें प्रेसिडेंट साहब SRO 896 के तहत 2013 में पहले भी थर्ड शेड्यूल में थी। उस वक़्त की रजीम ने 2013 में इसको यहाँ से निकाला थर्ड शेड्यूल से कि इस पे हमें कोई सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट अमाउंट नहीं आ रही, और यहाँ से उठा के एक नए मैकेनिज्म में डाला एक्स्ट्रा टैक्स में। 5 साल तक वहाँ तजर्बा करने के बाद वो तजर्बा नाकाम रहा और फिर दोबारा हम इसमें वापस आए। तो ये जो तसलसल है तब्दीलियों का तोड़ना, तब्दीलियों का तसलसल, इससे बिजनेसमैन की अंडरस्टैंडिंग में और वकला की भी और प्रोफेशनल्स को भी मुश्किलात रहती हैं। और ख़ास तौर पे जब ऑडिट की प्रोसीडिंग्स आती हैं, उस वक्त लॉ क्या था, दरमियान में लॉ क्या था, आज लॉ क्या है। तो मेरी गुजारिश ये है कि कोई सिग्निफिकेंट या कोई मोटिव या ऑब्जेक्टिव ऐसा हो कि उसमें कोई रेवेन्यू आना है तो फिर तजर्बा किया जाए। अदरवाइज जस्ट फॉर द वांट के उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो स्कीम 2013 में ये थी और दरमियान में जो 5 साल चली वो नहीं ठीक चली, अब दोबारा तशरीफ लाए हैं तो फिर उसी को दोबारा तजर्बा किया जाए। इसलिए ये जो तब्दीलियाँ हैं ये शायद कन्फ्यूजन और एक घबराहट का माहौल पैदा करती हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट कीजिएगा और आगे तशरीफ ले जाएं। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट दिया है सेक्शंस का। इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को डेलीगेट करके FBR को दे दी है। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 33 है, 43 है, 33A है, ये 7, 8, 9, 10 सेक्शंस हैं, मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए। ये वाला इन सेक्शंस के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स थी वो डेलीगेट होकर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आ गई हैं। सप्लाई की डेफिनेशन से रिलेटेड है। टैक्स पीरियड में आपने कोई तब्दीली करनी है तो FBR कोई डेट बनानी है, कोई टैक्स पीरियड को आगे पीछे करना है। इसी तरह से अगर कोई लाइबिलिटी, हाँ इसमें एक मुझे जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 है, इसमें पावर्स हैं गवर्नमेंट की जो बोर्ड को मिल गई हैं और वो ये सेक्शन डील करता है कि अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसिस अब FBR एम्पावर होगी कि वो पाबंद कर दे बायर को कि आप सेल्स टैक्स पूरे का पूरा विद होल्ड करके जमा करवा दें। यानी इसमें जो सेल टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है इस सेक्शन में, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3A में, ये सेलर से लाइबिलिटी सेल टैक्स पे करने की बायर पे शिफ्ट होती है अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसिस। तो इस सूरत में सेल्स टैक्स चूँकि जमा कराने की लाइबिलिटी सेलर से बायर की तरफ जानी है, ये पावर्स बोर्ड को देनी शायद थोड़ी सी कुछ जो है वो मीनिंगलेस लगती हैं। इसी तरह से एक सेक्शन 8(6) में ये बड़ी प्रोमिनेंट है। ये सेक्शन 8 सब सेक्शन 6 काफ़ी देर से रिडंडेंट ही पड़ा हुआ था। ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पाबंद करेगी किसी खास सेक्टर को कि आप अदर देन रजिस्टर्ड किसी अनरजिस्टर्ड को ये प्रोडक्ट या ये सप्लाई नहीं कर सकते। ये इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट से डेलीगेट करके FBR को दे दिया गया है। लग ये रहा है कि शायद FBR जो अनरजिस्टर्ड सेल है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाह रही है, इसलिए काफ़ी देर बाद इस सेक्शन को छेड़ा गया है। कुछ ना कुछ कोई सेगमेंट, कोई प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन है जिसकी सेल्स अनरजिस्टर्ड लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना पॉसिबल है। वक्त के साथ नोटिफिकेशन के तहत शायद FBR करेगा, लेकिन इस सेक्शन में पावर्स जो हैं वो बोर्ड को डेलीगेट की गई हैं। ऑब्जेक्टिव यही नज़र आता है कि शायद इसको किसी ना किसी सेक्टर को पाबंद करना है कि आप अनरजिस्टर्ड को सेल नहीं कर सकते।
इसी तरह से 67 सेक्शन में आपको पता है कि बॉन्ड्स के ज़रिए, परमिजरी नोट्स के ज़रिए अब रिफ़ंड का मैटर सेटल करना है, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, बॉन्ड कैसे इशू होंगे, कैसे वो जो है रिमिट होंगे, पेमेंट क्या होगी, सारे तरीकाकार उसकी रिडम्पशन के इशुएंस के प्रोसीजर के लिए FBR को एम्पावर कर दिया गया है। इससे आगे तशरीफ लाएँ तो ये एक रिटेलर स्कीम है। कॉटेज इंडस्ट्री के बाद जो दूसरी बड़ी तब्दीली नेक्स्ट कीजिएगा वो रिटेल सेक्टर के लिए की गई है। रिटेल सेक्टर जो है अंडर स्पेशल प्रोसीजर दो तरह से टैक्स पे कर रहे हैं। दोनों तरीकाकार को इंटैक्ट रखा गया है, स्पेशल प्रोसीजर से निकाल के लॉ के अंदर लेके आए हैं। अब अपने पार्टिसिपेंट के लिए टीयर 1 और टीयर 2 मुख्तसर बयान कर दूं। इस वक्त रिटेलर को टैक्स अदा करने के दो तरीकाकार 1 जुलाई के बाद इनेबल होंगे। पहला तरीकाकार वो होगा, ऐसे कारोबारी रिटेलर ट्रेडर हजरात जिनका बिल 20,000 रुपये से कम है, वो पुराने तरीकाकार के तहत अपने बिजली के बिल पे एक्स्ट्रा टैक्स 5% पे करेंगे, और जिनका मंथली बिल 20,000 से ज़्यादा है कमर्शियल कनेक्शन होल्डर का, वो 7.5% टैक्स पे करेगा एज इट इज़, जैसे वो पहले से पे करता आ रहा है। लेकिन इसमें डिस्कोस कंपनी के लिए एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है कि पहले वो इस एक्स्ट्रा टैक्स को अपने इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते थे। अब डिस्कोस जो हैं ये अजाफी जो रकम है इसको अपनी इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, बल्कि जिस तरह से हम फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसी तरह डिस्कोस ये वाली रकम को एज इट इज़ FBR को जमा कराने के पाबंद हैं। अगर उनकी कोई एडजस्टमेंट है तो वो 17% अपनी सप्लाई के आउटपुट के अगेंस्ट कर सकते हैं। ये रकम एक ईमानतदार के तौर पर ट्रेडर से वसूल करके एज इट इज़ जमा कराने की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। इनकम टैक्स कवानीन और बजट में रद्दोबदल के बारे में तफसील से आगाह दूसरे स्पीकर सैयद हसन अली कादरी, मेंबर ICAP और चेयरमैन ICAP कोऑर्डिनेशन कमेटी लाहौर टैक्स बार ने पेश की है। कौन कौन सी नई प्रोविजन लगाई गई हैं और विदड्रा की गई हैं, उनके बारे में तफसील से बताया। खुद भी मीडिया पर्सन हूँ तो ये पार्ट ऑफ द जॉब है जी। बीइंग एंकर पर्सन मुझे पता है ये मसले होते रहते हैं। अच्छा जी, ये है कि जी जो टैक्स क्रेडिट है हमारा 65B का, उसको 2019 तक इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे आप मेरी चौथी स्लाइड में देख रहे हैं, और 5% तक रेट ले आए हैं। तो ये अब लीगल फेट देखना पड़ेगा कि जी ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इनैक्टमेंट है क्या ये आगे चल सकेगी या नहीं चल सकेगी। एक अहम चीज़ ये है कि जो हमारा परचेज ऑफ एसेट्स है जो बैंकिंग चैनल के ज़रिए होना चाहिए, वो एक मेजर अमेंडमेंट है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका जो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जो बाकी एसेट्स जब हम ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि देखें, कहने को तो हमने FBR रेट कर दिया है, लेकिन जब हम बैंकिंग चैनल को ले आते हैं तो मेरे नज़रिए के मुताबिक, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, ज़ाहिर है मैं भी यहाँ आप लोगों से सीखने के लिए आया हूँ, लेकिन ये मेरे नज़रिए के मुताबिक वो मार्केट वैल्यू वाली बात हमारे सामने आ जाएगी। जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं हमारी जी, वो 5 मिलियन पे कर दी गई हैं। जो पेनल्टीज़ हैं उनको अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाया गया और उनको काफ़ी हद तक इन्हांस कर दिया गया। जो डेट ऑफ फाइलिंग है हमारी, जो कि सैलरीड इंडिविजुअल या फाइनल टैक्स रिटर्न के लिए, वो भी 30th कर दी गई जी, 30 सितंबर। अच्छा, जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसके साथ अब ये बात काबिल गौर है कि नॉन फाइलर और फाइलर का जो कॉन्सेप्ट था वो इस बजट के अंदर टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है। इस बजट के अंदर महज ये कॉन्सेप्ट रह गया है कि वो लोग जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं हैं, उनका क्या फेट होगा एज पर 10th शेड्यूल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो एक डीलर को मार्जिन दिया जाता था या कमीशन दी जाती थी, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ये अगेन एक एफर्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, अब मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो हमारी स्लाइड्स काफ़ी हैं, मैंने आपकी नॉलेज के लिए गैदर की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम लेते चले। एक बड़ी अहम चीज़ कि इनिशियल अलाउंस जो है जी सर, इस पर अगर आप देखें डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है बेसिकली बिल्डिंग के ऊपर, वो टोटली अबॉलिश कर दिया गया है। यानी अगर आज आप बिल्डिंग लेते हैं तो इससे इनिशियल अलाउंस आपको अलाउ नहीं होगा। अच्छा, जो अगली चीज़ है वो मेरी नज़र में बड़ी दर्दनाक है और बड़ी पेचीदा है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम सेल टैक्स नाफिज कर रहे हैं लोगों पे। ये जो हमारे यहाँ पे FBR के ऑनरेबल लोग आए हुए, कमिश्नर साहब, चीफ कमिश्नर साहब, तो देखें ये जैसे जाहिद भाई ने अभी फरमाया ये प्रपोज है जी, तो इसमें गुजारिश ही होगी कि जी जो चीज़ें देखने वाली हैं उनको ज़रूर देखें। कि टर्न ओवर टैक्स जो है सर, ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो रही थी, मैं इस पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा अब्दुल कादिर मेमन साहब की भी, कि सर इस पर आपको भी याद होगा डिस्कशन होती रही है। तो ये सर 1.5% पे ले गए, जो कि सर बहुत ज़्यादा है, हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी 1.25% ऑन द हायर साइड था, तो मुख्तलिफ रेट्स इंक्रीज़ किए गए, तो 1.25% पे ले गए, बहुत ज़्यादा है। AOP की रिकवरी के लिहाज से उन्होंने कहा जी मेंबर से भी रिकवर कर सकते हैं,
ये इन्होंने एक चीज़ जी ऐड की है। नेक्स्ट स्लाइड जी। अच्छा, नेक्स्ट में ये कहते हैं कि जी ये एक बड़ी अजीब सी बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ऑन लाइटर नोट कहूँगा कि जी जैसे कि हम मिसाल के तौर पे एक काम कर रहे हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। एक तो आपने पहले हमें पेनल्टी के ज़रिए उसका मुजरिम ठहरा दिया, अब आप कहते हैं कि जी आपने जो कर लिया, जिसकी असेसमेंट भी करवा ली, उसको भी हम एक दफ़ा रीइनिशिएट करके देखेंगे कि आया आपने ठीक किया या नहीं किया। तो ये सर 122 के साथ लिंक अप करने की कोशिश की गई है सेक्शन 161 को, जो कि टोटली गलत है। और इसके अंदर ये है कि जी एक जजमेंट आई हुई थी रेट पिटिशन के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट की, जिसको इन्होंने बेसिकली एलिमिनेट किया है एनेक्टमेंट के ज़रिए। एनेक्टमेंट हुई नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश आप यही होगी कि अगर कोई ऐसी इनकन्सिस्टेंसी आती है तो उसको रिवर्स बैक करने के बजाय उसको दूसरी रसद में देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है सर। अच्छा, जो रिफ़ंड की सेटलमेंट का मामला है वो, क्योंकि अब रिफ़ंड बॉन्ड्स का आपको याद होगा कि 2018 का जो बजट है उसमें तस्करा किया गया था, और जो हमारे बिल आया था सप्लीमेंट्री बिल, उसमें भी तस्करा किया गया था। तो उसका उन्होंने कहा है कि जी रिफ़ंड फंड सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड के ज़रिए एक इन्होंने तरीक़ेकार वज़ा कर दिया रिफ़ंड के मामले में जी। अच्छा, उससे आगे अगर हम चलें तो कमिश्नर जो है उसको ये अब बड़ी एक देखने वाली चीज़ है जी। कमिश्नर को जो पावर्स दी गई हैं कि जी वो रेड कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्फिस्केशन और अनडिक्लेयर्ड गोल्ड, बेयरर सिक्योरिटी या फॉरेन करेंसी आपके पास है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये पावर किस हद तक रेगुलेटेड है, और ऑन टॉप ऑफ इट इसको ये भी देखना पड़ेगा कि जनाब इसमें क्या मामलात होंगे जिसकी वजह से ऐसे मामलात डेवलप होंगे कि जी कमिश्नर रेड कर सकते हैं, और इसके रमूज़ औकाफ क्या होंगे ना। उससे आगे अगर आप चले तो जो कंक्लूजन ऑफ टैक्स ऑडिट है, ये एक बड़ा अहम चीज़ थी कि जब भी कोई टैक्स ऑडिट कंक्लूड होता था तो ऑडिट रिपोर्ट जो होती थी उसके अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता था। अब ये लाजिम कर दिया गया है कि जी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आप इशू करेंगे, और ऑडिट रिपोर्ट की बेसिस पे आप एक 122 का जो शो कॉज होगा वो इशू करेंगे जी। अच्छा, फेलियर टू कंप्लाई विद फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम, जैसे कि हमने देखा है एमनेस्टी 2018 भी आई है, 2019 भी आई है, उस पर रोशनी डालेंगे नागरा साहब अभी, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन चीज़ है कि यहाँ पे यही है कि जी अगर आप 116A की स्टेटमेंट फाइल नहीं करते फॉरेन एसेट्स के हवाले से, तो उसके लिए उन्होंने प्रोसिक्यूशन का भी मार्जिन रखा है कि जी इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ऑफ शोर टैक्स एवेजन का जी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उसके बाद जहाँ पे टैक्स पेयर का, ये एक बड़ी अहम चीज़ है, देखें टैक्स पेयर का जो फाइनल टैक्स था, एक तो इसको मिनिमम कर दिया इन्होंने, जो कि बेसिकली प्रॉफिट ऑन डेट का टैक्स था। उसकी रीज़न क्या थी कि ज़ाहिर है जहाँ पे 7B आ जाता है वहाँ पे फिर मेरे हिसाब से रिडंडेंट हो जाती है 151 की प्रोविज़न 7B के होते हुए, क्योंकि 7B प्रॉफिट ऑन डेट को गवर्न कर रहा है अगर हम इसको गौर से देखें। तो ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, बट नेवर द लीस्ट कि जी 36 मिलियन तक तो इसका टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक देखने वाली चीज़ ये है कि जिस साहब का प्रॉफिट ऑन डेट जिस टैक्स पेयर का 36 मिलियन से ऊपर एक्सीड कर जाता है, उसमें आप नॉर्मल टैक्स में चले जाएंगे और वो नॉर्मल रेट्स पे होगा। हमारे जो सीनियर मेंबरान है मेरे से इत्तेफाक करेंगे, अब्दुल कादिर मेमन साहब और जाहिद अतीक साहब इत्तेफाक करेंगे कि 2003 से पहले ये थी, 2003 में सर इसको एलिमिनेट किया गया था सर। और ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो भी मामलात हैं 100C जो गवर्न करता है, उसमें एक आ गया कि जी जब तक आप अप्रूवल नहीं लेंगे कमिश्नर से, अनलेस एंड अनटिल आपको ट्रस्ट की जो है 100C की एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। अब हमें अप्रूवल लेना हर साल के लिए एक तरह का प्री रिक्विजिट बना दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये लास्ट स्लाइड है जी हमारी हाइलाइट्स की। इसमें अहम बात यह है कि जी जो हमारी ट्रांजैक्शन है, अच्छा जो ट्रांजैक्शंस की वैल्यूएशन है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू को ये हायर कर सकते हैं, लेकिन जितने दोस्त बैठे हुए हैं, जो मैं खुद भी CA हूँ, तो वो एग्री करेंगे कि कितना को फ़ायदा हुआ है। पहले चीज़ें अलॉट हुई, उसके बाद खुद हो गया, क्योंकि इसका कोई अगर जब तक कोई रमूज़ो काफ नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरी नज़र में ऑल्दो आई एम एन अकाउंटेंट, लेकिन आई वुड से शायद वैल्यू की बात होनी चाहिए थी। 12 विद होल्डिंग टैक्स जो है जी, रॉयल्टी जो रेजिडेंट को पे की जाती है उस पर 15% कर दिया गया है। बिजनेस लाइसेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया है जी। उसके साथ साथ जो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट नहीं जमा कराता, ये अगेन मैंने जैसे पहले कहा कि जी विद होल्डिंग का जो मामला है या जो मामला है कि जी हमने टैक्स काटना है, तो वो तो हम गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ऑगस्ट गैदरिंग है, जो हमारे दोस्त आए हुए हैं गैदर हुए हैं, वो एग्री करेंगे कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप कहते हैं कि जनाब इसके अंदर भी आपको जो है क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट होगी। तो दिस इज़ समथिंग टू बी एड्रेस्ड सर। आई बिलीव दिस इज़ हार्श इन आवर ओपिनियन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लो रिस्क टैक्स पेयर्स कौन होंगे, उनके लिए कहा गया कि जी एक ऑनलाइन सिस्टम इजरा किया जाएगा लो रिस्क टैक्स पेयर्स के लिए, ताकि वो कर सकें। कॉर्पोरेट रेट को जी कहा गया था पहले कि रिड्यूस किया जाएगा 1% से हर साल।
उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो कॉर्पोरेट रेट है उसको 29% पे लॉक कर दिया जाए आगे जाते हुए। अच्छा, अब ये जी हमारी हाइलाइट्स थी, तो अब मैं डिटेल अमेंडमेंट्स की तरफ चलूँगा और मैं कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें हम कवर कर सकें मैक्सिमम। ये हमने कुछ आपके लिए सेक्शन वज़ा किए हैं, जौन जौन से सेक्शन फाइनेंस बिल के ज़रिए चेंज हुए हैं, इनकी हमने एक लिस्टिंग कर दी है जी। इसको जी आगे ले जाइएगा। स्लाइड नंबर 15 पे अगर हम आ सकें। जी स्लाइड नंबर 15। अच्छा जी, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि जी जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसका कॉन्सेप्ट लाया गया है 2000 पिछले फाइनेंस बिल में। अब टोटली जो कॉन्सेप्ट है फाइलर और नॉन फाइलर का एलिमिनेट कर दिया गया है और 10th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसमें उन्होंने कुछ एक्सेप्शन डाली हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे इंसिस्ट कर दी हैं कि जी 10th शेड्यूल में कौन कौन लोग नहीं होंगे। और उससे अगर हम अगले पेज पे चले जाएँ 16 स्लाइड, असल जो अहम चीज़ है वो ये वाजे करने वाली है कि देखें जो 10th शेड्यूल है उसमें उन्होंने दो बातें कही हैं। पिछली साइड पे जैसे लिखा हुआ था कि जी एक तो आपका विद होल्डिंग टैक्स का रेट 100% इंक्रीज़ हो जाएगा। जो भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे उनका विद होल्डिंग टैक्स का रेट 100% इंक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, ये जो विद होल्डिंग टैक्स काट रहा है यानी विद होल्डिंग एजेंट जो कि है, उसके ऊपर ये लाजमा मलजूम होगा कि जी वो ये देखे कि आया ये जिसका मैं टैक्स काट रहा हूँ वो बेसिकली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है और नहीं है। और अगर उसको ज़रा पिछली स्लाइड पे 1 मिनट के लिए जाते हैं प्लीज़। अगर उसके लिए लाजमी है कि जी वो पेमेंट करे विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि जी वो कमिश्नर से उस चीज़ की अप्रूवल ले। विद इन 1 मंथ का पीरियड दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, प्रोविजनल असेसमेंट का जो सर कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले एक दफ़ा प्रोविजनल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट ऑर्डिनेंस में लेके आए थे। उसमें ये कहा गया है कि जी अगर कोई बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो उसकी विद इन 60 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न डेट प्रोविजनल असेसमेंट होगी। 45 डेज़ का आपको टाइम दिया जाएगा रिटर्न फाइलिंग में। अगर रिटर्न फाइल आप कर देते हैं तो ये आपकी जो प्रोविजनल असेसमेंट है वो अबेट हो जाएगी। इन केस अगर आप नहीं करते तो विद इन 30 डेज़ कमिश्नर के पास या ऑफिसर के पास ये इख्तियार होगा कि जी वो ऑर्डर पास कर सकते हैं अंडर प्रोविजनल असेसमेंट। अच्छा, इसमें जो एक बात काबिल गौर है वो ये है कि जी आपने कमिश्नर को पावर दी है कि वो ये प्रोविजनल असेसमेंट को फर्दर अमेंड कर सकता है इस सेक्शन के तहत, लेकिन आपने इस प्रोविजनल असेसमेंट को अपीलेबल रखा है या नहीं, क्योंकि पिछली प्रोविजनल असेसमेंट का जो सेक्शन था, अगर हमारे सीनियर्स याद करें, खुरम भाई इसमें गाइड फर्दर करेंगे कि जी वो अपीलेबल पहले नहीं था, बाद में जजमेंट जो आई थी उसके बाद इसको अपीलेबल कर दिया गया था। तो अब ये अपीलेबल है या नहीं ये देखने की ज़रूरत है। अपीलेबल कभी भी नहीं किया गया। तो जी ये अहम चीज़ है याद रखने के लिए कि जी अपीलेबल नहीं है किसी भी स्टेज पे। नेक्स्ट स्लाइड की स्लाइड नंबर 17। स्लाइड नंबर 17 में अगर हम देखें, जैसे मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का, ये इंतहाई अहम है जी। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट किया गया था और उसके लिए मुख्तलिफ रेट दिए गए थे 5%, 7.5% और 10%। अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है वो ये कहते हैं कि जी जो लास्ट हमारा बुलेट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जनाब पहले साल तक जो आपका गेन आ रहा है, और गेन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जी सब्सट्रैक्शन ऑफ एसेट जो आप बेसिकली कंसिडरेशन आपको रिसीव होगी, ठीक है, और जो आपकी कॉस्ट होगी जो कि बहुत सारे एसेट्स के केस में इस वक्त हमारी फेयर मार्केट वैल्यू जो कि FBR रेट होगा, उसका जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। अब इसमें ये है कि जो टैक्स आप पे कर रहे होंगे वो नॉर्मल रेट पे कर रहे होंगे, और इसमें एक उन्होंने इस्तेलाह रखी है कि जी अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो उसके 5 साल तक है, और अगर ओपन प्लॉट है तो उसका 10 ईयर्स तक है। तो जो 1 ईयर से एक्सीडिंग है और विद इन 10 या 5 ईयर्स है तो उसका 25% से जो गेन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा जी। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो हम आगे बात करेंगे परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल। स्लाइड नंबर 18 जी, अगर आप व्यू कर लें स्लाइड नंबर 18, ठीक है। अच्छा, अब उसमें अगर आप देखें तो मैं क्यों लिंकअप कर रहा हूँ इसको परचेज ऑफ प्रॉपर्टी से, मेरा ख्याल है सीनियर्स फर्दर गाइड करेंगे कि जब आप बात करते हैं सेक्शन 75A प्रपोज करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि 5 मिलियन से ऊपर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप थ्रू बैंकिंग चैनल परचेज़ करेंगे, और आप ये भी कहते हैं कि ये जो 1 मिलियन का एसेट है, कोई भी एसेट है, इसमें फ़िक्स्ड एसेट, अच्छा ये गौरतलब बात है कि फ़िक्स्ड एसेट नहीं है, हर तरह के एसेट की बात हो रही, तो वो आप थ्रू बैंकिंग चैनल करेंगे। तो जब प्रॉपर्टी आप लेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल तो वो सर मार्केट वैल्यू की बात आ ही जाएगी उधर।
फिर बात FBR रेट पे नहीं रहेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप जो बैंकिंग चैनल के ज़रिए ले रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की जो कंसिड्रेशन है उसको आप फिर मार्केट वैल्यू पे ना लें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखें तो FBR रेट भी एलिमिनेट होकर मार्केट वैल्यू पे आ जाएगा। ये मेरा एक वर्जन है, इसको आप वैसे डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों सेक्शंस को हम मिला के पढ़ें तो यही वर्जन डेवलप होता है। और इसके साथ सेक्शन 76 में इन्होंने पेनल्टी भी डाल दी है कि जी अगर आप मिस डिक्लेरेशन करते हैं तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली आपको ये पेनल्टी है इन केस ऑफ डिक्लेरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड 19, उसमें जो इम्पोर्ट स्टेज पे टैक्स है हमारा वो मिनिमम कर दिया गया है, मिनिमम टैक्सेशन की गई है जी, और इसको फाइनल टैक्स से ले जाकर मिनिमम टैक्स में कर दिया गया। इसका जो मेजर इम्प्लीकेशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि अब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। वो ये है कि जी जो भी मिनिमम टैक्स होता है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना लाजमी है। 115 का जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें उस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे प्रेजेंट नहीं होते। ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एक ड्राइव है कि जी कमर्शियल इंपोर्टर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट और सारा कुछ प्रेजेंट करे, तो उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को जो है ना जी किया है। नेक्स्ट स्लाइड जी, प्रॉफिट ऑन डेट जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया मिनिमम टैक्स में चला गया। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की जो कुछ सर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो यहाँ मैंने लिस्ट कर दी हैं आपकी नॉलेज के लिए, वो उनको सर फिर ये बेसिकली मिनिमम टैक्स में ले गए रादर देन फाइनल टैक्सेशन। ठीक है जी, और उसके जो अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये बेसिकली नाउ रेजिडेंट पर्सन इन केस ऑफ ये फाइनल टैक्स की जो क्लॉज थी या जो एग्जेम्पशन थी वो एलिमिनेट कर दी गई। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये एक अहम चीज़ है सेक्शन 153 की और ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा कि जो हमारी फॉलोइंग रिसीट्स थी उनको बेसिकली हम फाइनल टैक्स कंसिडर करते थे। इसमें हम बात कर रहे हैं सप्लाई अदर देन कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरर है, और हम बात कर रहे हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी की। उसके अलावा जितनी सप्लाईज थी उसको हम फाइनल टैक्स कंसिडर करते थे। अब सर ये फाइनल टैक्स नहीं है, अब ये नॉर्मल टैक्स है। सर्विसेज जो रेंडर्ड हैं वो भी मिनिमम टैक्स, नॉर्मल टैक्स मीन्स के मिनिमम टैक्स में चली गई है, और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी मिनिमम टैक्स है। अच्छा, 94 क्लॉज जो थी हमारी एक, उसके अंदर कुछ सर्विसेज थी जिनका टैक्स रेट 2% कर दिया गया था, और ये फाइनल हो जाती थी जब आप अपनी बुक्स ऑडिट के लिए प्रेजेंट करते थे। अब ये प्रोविजन सर एलिमिनेट कर दी गई है और अब इसका रेट 4% कर दिया गया। ये सर्विसेज मैंने आपके लिए लिस्ट कर दी हैं 22 और 23 नंबर स्लाइड के लिए। और जो ट्रांसपोर्ट का रेट है सर वो भी हमारा 2 से 4% हो गया। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये है कि जो हमारे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है नॉन रेजिडेंट की, उसके लिए जो एग्जेम्पशन अवेलेबल होती थी इसके अंदर क्लॉज 94 के तहत, वो भी अब अवेलेबल नहीं है सर। स्लाइड नंबर 24 पे अगर आप देखें, उसको अब जो टैक्सेशन होगी वो बेसिकली 8% पे होगी। अच्छा, ब्रोकरेज एंड कमीशन को हम जी मिनिमम टैक्स पे ले गए, तो इसके अंदर वही उसकी रिपरकशन होंगी मिनिमम टैक्स की। जैसे मैंने आपको कहा कि मिनिमम टैक्स में एक चीज़ समझना, देखें एक इन जनरल बात मैं अर्ज़ कर दूं अपने दोस्तों के लिए जो लोग बैठे हुए कि जी मिनिमम टैक्स के अंदर समझना ये बड़ा ज़रूरी है कि फाइनल टैक्स और मिनिमम टैक्स में रेट अगर सेम भी हो तो जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकल रही होती है उसकी एडजस्टमेंट आपको अलाउड है। नेवरदलेस कि वो टैक्स जो नॉर्मल निकल रहा है वो आपका कम हो तो फिर ज़ाहिर है मिनिमम टैक्स आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक नॉलेज पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ बात कि जी मिनिमम टैक्स के अंदर एक तो ये नुकसान हो गया, दूसरा नुकसान ये हुआ है कि जी हमारा जो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी सर। ये CNG स्टेशन के केस में भी यही है। अच्छा जी, 26 नंबर स्लाइड। अच्छा, इसमें ये है कि जी डिसअलाउंस कर दी है इन्होंने, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कमीशन के केस में, और उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जी डीलर्स मार्जिन जो आप ऐसे डीलर को सेल करते हैं जो कि 3rd शेड्यूल में नहीं है, यानी कि सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है जी, तो उस केस में ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ड्राइव है कि 75% जो डीलर्स मार्जिन है आपका वो इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये मैं ज़ाती तौर पे इस पर ये समझता हूँ कि जी ये डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव ज़रूर है, लेकिन सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मामलात हैं, जैसे इनवॉइस का भी शेयर किया जाहिद भाई ने कि जी विदाउट CNIC नहीं होगा, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी ऑफ बिजनेस ज़रूर देखनी चाहिए। 27 नंबर स्लाइड पे चलते हैं जी। अच्छा, इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि जी डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल चेंज हुई है। इसमें उन्होंने कहा कि जी जो शख्स 90 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में मौजूद है या पीरियड एक्सेप्टिंग 180 डेज़। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी अहम है जो कि काबिल गौर है, मैं बताता चलूँ कि ये जो प्रोविज़न है ना जी इन्हेंसमेंट है, जो हमारी डेफिनेशन है उसके अंदर ऐड किया गया है। ये नहीं है यहाँ पे सर और का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, अगर हम गौर करें
जो पिछली प्रोविज़न उसको ऐड किया गया तो एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उससे ये है कि इस प्रोविज़न को इन्हांस किया गया है रादर देन रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया सर। नेक्स्ट स्लाइड। 100C का मैंने जैसे डिस्कस किया है कि पहले ही कि 100C का बता चुका हूँ कि जी इसमें आपको जब तक नहीं होगा जब तक आप कमिश्नर साहब से अप्रूवल नहीं लेते। रॉयल्टी ऑफ रेजिडेंट पर्सन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी 15% पे टैक्सेबल होगी। अच्छा, रिफंड्स का मैकेनिज्म स्लाइड नंबर 30। ये ड्रॉ किया गया, इसको मैंने लिस्ट कर दिया है इन डिटेल, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मेनली बता देता हूँ कि 30 और 31 पे कर दिया भी, लेकिन मेनली इसमें यही है कि जी इन्होंने एक तरीक़ेकार वज़ा किया है कि जी कंपनी बनाएंगे हम और उसके जो बॉन्ड हैं वो फ्रीली ट्रेड होंगे और बेसिकली रिफ़ंड बॉन्ड इशू किए जाएंगे और वो कंपनी के रिफ़ंड बॉन्ड जब मैच्योर होंगे तो FBR इस चीज़ का मजाज होगा कि जी वो बॉन्ड्स की वैल्यू जो है उनको वापस करके और आगे पे आउट करेगा। तो ये इसके आगे क्या रमूज़ औक़ाफ़ होंगे, अभी ये प्रपोज किया गया है, तो देखते हैं इसके रूल्स क्या आते हैं। ऑडिट के वाले से कहा गया, ऑडिट रिपोर्ट का इशुएंस का सेक्शन स्लाइड 32 अगर आप देखें। अच्छा, प्रोसिक्यूशन ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स मैंने आपके लिए डिटेल में बता दी। 34 अगर हम ले आए, ये एक अहम चीज़ 34 में जी ऑफ शोर टैक्सेशन जो है जी उसको डिस्कस किया गया है। इसमें ऑफ शोर एसेट्स, ऑफशोर इनेबलर, इवेडर और स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन और अनस्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन को एक्सप्लेन किया गया और इसमें मेनली ये कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा काम करता है और उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि स्पेसिफाइड से अनस्पेसिफाइड जुरिसडिक्शन में लेके जाता है किसी चीज़ को, तो वो उसकी पेनल्टीज़ जी दी गई हैं और ये पेनल्टीज़ हमने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट कर दी हैं, ये आप डिटेल में देख सकते हैं 35 और 36 स्लाइड पे। सर 37 पे आ जाइए। 37 पे गिफ्ट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसमें जो मैं मेनली बता देता हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, रियल ब्रदर, सिस्टर, सन्स एंड डॉटर्स हैं। इंटेंजिबल्स का जो प्रोविज़न है वो ये है कि जी अब आपको अलाउ कर दिया गया है कि जो इंटेंजिबल एसेट विदाउट डेफिनेट यूजफुल लाइफ है वो 25 ईयर्स तक आप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा रेट्स पे आ जाते हैं, फिर आई एम ऑलमोस्ट एंडिंग अप। प्रॉफिट ऑन डेट जो है जी वो हमारा सेक्शन 7B जो है उसके अंदर जो रेट्स दिए हैं वो यहाँ पे मैंने वज़ा कर दिए, आपसे डिस्कस कर चुका हूँ स्लाइड नंबर 38 पे। 39 पे जो प्रोसिक्यूशन का मामला है वो भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। अच्छा, जो प्रोसीडिंग अगेंस्ट टैक्स ऑफिशियल है जी ये भी इन्होंने डाला है 216 में, बट इसका आगे क्या होता है मामला ये भी देखने की ज़रूरत है सर। 40 पे आ जाते हैं सर। 40 पे इन्होंने जो रिटर्न नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट है उस पर पेनल्टीज़ इन्हांस कर दी। पेनल्टीज़ मैंने आगे एक स्लाइड में आपसे शेयर किया है, एक न्यूज़ आइटम जिसमें पेनल्टीज़ कहा गया है कि बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दी हैं। मेंबर ऑफ AOP से इन्होंने कहा है स्लाइड नंबर 42 जी कि आप जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन मेंबर ऑफ AOP से भी रिकवर कर सकता है। 161 के मामले को यहाँ पे मैंने रिट पिटीशन नंबर कोट कर दिया जी, जो 161 का मैं जिक्र कर रहा था वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, पावर टू एंटर एंड सर्च प्रेमिसेस की बात भी हो चुकी। डायरेक्टरेट जर्नल ये फॉलोइंग जी बनाए गए हैं, अब इनका आगे क्या इंतलाक होता है ये देखने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें जो वैल्यूएशन है उसका और जो स्पेशल इनिशिएटिव का है ये देखने की ज़रूरत है। मूवेबल प्रॉपर्टी का तो पहले मौजूद था, इसका अब इन्फोर्समेंट की गई है, वैल्यूएशन वाला मामला देखने की ज़रूरत है सर। एडवांस टैक्स ऑन सेल मूवेबल प्रॉपर्टी ये डिस्कस कर चुके, ये जो है बेसिकली इसको 3 ईयर से 5 ईयर्स कर दिया गया है, ये सिमिलर चेंज है, इन लाइन चेंज है जी, स्लाइड नंबर 44। द बिल प्रपोजेस टू ठीक है जी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी 236W ख़त्म कर दिया गया जी। एमनेस्टी स्कीम 2019 के खद्दोखाल तीसरे स्पीकर आफ्ताब नागरा ने पेश किए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट गुजरांवाला टैक्स बार आबिद अवान साहब, सेक्रेटरी जनाब राशिद निसार साहब, ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब कादिर मेमन साहब, मेरे माय मेंटर, माय टीचर, माय प्रेसिडेंट, एंड द ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब चीफ कमिश्नर गुजरांवाला RTO जुल्फर हुसैन साहब, ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर मेरे भाई खुरम शहबाज भट्ट साहब, and all other dignitaries on the head table, my learned speakers, और हॉल में बैठे हुए इंतहाई लर्नड पार्टिसिपेंट्स। मुझे आज डर लग रहा था कि गुजरांवाला जा रहे हैं तो इतने लर्नड लोगों के दरमियान कोई बात करेंगे तो किस तरह करेंगे, बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन चलें हिम्मत की थोड़ी सी। मेरे प्रेसिडेंट ने कहा कि जी थोड़ी सी बात करनी है और उसके बाद साकिब साहब ने मज़ीद उस पर कह दिया कि आप बात मुख्तसर कीजिएगा, बाकी हम क्वेश्चन आंसर लोगों से लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत लर्नड लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं,
वो आपसे क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करेंगे। स्कीम तो उन्होंने कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। सो इसका एक बस ओवरव्यू हम लेंगे स्कीम का, और बाकी मैं भी चाहता हूँ, मेरी तरह जिस तरह मेरी एक थर्स्ट है कि बहुत सी चीज़ें अभी इसमें क्लैरिफाई होनी है, बहुत सी चीज़ें इसमें अभी हमें एवेल्युएट करनी है कि किस तरह से इसकी तरफ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। सो विल लर्न फ्रॉम यू ऑल। माशाल्लाह से बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ बैठी हैं सामने। सो इसका सर ओवरव्यू एक जनरल सा ले लेते हैं। इसमें हु कैन अवेल, ये तो आपको पता ही है कि कंपनीज एक्सेप्ट पब्लिक कंपनीज, AOPs, इंडिविजुअल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप स्टेटस, ये सारे लोग इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें नॉन एलिजिबिलिटी भी है कि जो पब्लिक कंपनी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 ऑफ 47 ऑफ ITO, वो इसमें फॉल नहीं करती। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, उसकी एक डिटेल भी है, वो हमने क्वेश्चन आंसर में पूछा था, वो अगर आप कहें तो मैं आपको डिटेल भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इसको अभी मुख्तसर करना है, सख्त आर्डर है, तो ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इसमें बुनियादी तौर पे पॉलिटिशियंस हैं, सरकारी इदारे हैं जिनमें लोग काम कर रहे हैं, या दीगर, इसमें एक डिटेल पूरी इसकी मौजूद है, वो बहरहाल इस पर नहीं फॉल करते। स्पाउसेज एंड डिपेंडेंट्स ऑफ द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इन द लास्ट 10 प्रीसीडिंग ईयर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 10 साल पिछले अगर कोई भी बंदा पब्लिक ऑफिस होल्डर होल्ड कर रहा है तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। बेनामीदार, फिक्टिशियस पर्सन, जैसा कि आप आजकल ये बड़ी एक र्यूमर चल रही है हर तरफ के, हर बंदे ने कोई ना कोई बेनामी प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो इसमें वो लोग भी फॉल नहीं करेंगे अगर कोई वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के कोई बेनामीदार होंगे या किसी तरह से उनका कोई रिलेशन इस तरह से होगा। सवालात और जवाबात का सेशन देर तक चलता रहा और सवालों के जवाबात अब्दुल कादिर मेमन, जायद अतीक चौधरी, आफ्ताब नागरा और चीफ कमिश्नर मुजफ्फर हुसैन देते रहे। इसके बाद मेहमानों को स्पीच का भी मौका दिया गया। ये सारा मजमा मेरे लिए, ये तमाम हजरात, तमाम भाइयों की गेट टुगेदर मेरे लिए बहुत ही ये अहम इवेंट था। लेकिन आप यकीन जाने, जब मुझे पता चला कि मेमन साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, दैट वाज एन एडेड जो है ना, वो मेरे लिए उसमें अर्ज या ख्वाहिश वो मेरे लिए वो पहले से भी ज़्यादा थी। मेमन साहब के साथ हम इकट्ठे हुए सेमिनार्स में, माशाल्लाह सियालकोट में, बहावलपुर में भी हमने इनको नहीं छोड़ा, हमने इनको किसी न किसी तरीके से मैनेज करके वहाँ भी बुला लिया। वहाँ थोड़ा हमें मसला था कि वहाँ फ़्लाइट्स वगैरह बहुत कम थी, आना जाना जो है ना बहावलपुर बहुत मुश्किल था। बट एनी हाउ मेम्बर साहब ने भी ट्राई की और हमने भी मैनेज किया, वी वर टुगेदर। हमने एक वहाँ बड़ा अच्छा फंक्शन किया था सर। इन कलमात के साथ सर मैं आप सबको, सब भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया, इतना अच्छा फंक्शन किया
और इतनी जो है वो अवेयरनेस जो है माशाल्लाह इतने बड़े लेवल पे अवेयरनेस में इसको इसलिए कहूँगा कि हम में से जितने भी साथी बैठे हैं इन्होंने फर्दर जो है वो कितने सारे लोगों को कायल करना है, कन्विंस करना है, उनको बताना है और लंबी चौड़ी जिम्मेदारी यहाँ से लेके जा रहे हैं। हसन अली कादरी साहब, I have heard him for the first time and I was very delighted, you know. गुजरांवाला एक वाहिद शहर है जो पाकिस्तान की SMEs की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और मैं समझता हूँ कि आप खुश नसीब हैं कि दुनिया में अगर कहीं तरक्की अगर हुई है तो 90% उसकी SMEs ने बड़ा रोल प्ले किया है और मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला एक वाहिद ऐसा शहर है जो SMEs की ग्रोथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। अगर हम देखें इस दफ़ा का बजट जो कि PTI की गवर्नमेंट ने अपना तीसरा बजट पेश किया, लोग कहते हैं ये पहला बजट था बट मैं कहता हूँ ये तीसरा बजट था क्योंकि 2 बजट असद उमर साहब भी पेश करके गए थे, तो ये तीसरा बजट उनका था जिसका आउटले तकरीबन 7.7 ट्रिलियन का है। अब आप इस बजट के आने पे मैं आपको 3 तासुरात पढ़ के बताता हूँ। तो आप ये देखें कि अलीम साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही, मेरा पहला इंप्रेशन ये है कि ये बजट बहुत ही बैलेंस्ड बजट है अंडर द गिवन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। लेकिन जब शबीर अहमद साहब जो पाकिस्तान बेडवेयर एसोसिएशन के सदर हैं, जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट एवर बजट इन माई हिस्ट्री ऑफ इन माई लाइफ, यू नो, आई हैव एवर सीन। एंड द थर्ड, मिस्टर SM मुनीर, वी ऑल नो दैट ही इज़ द लीडर ऑफ द फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी इस बजट से महंगाई होगी। तो अपीरेंटली ये लगता है कि इस बजट से बजट जो है, बजट का डॉक्यूमेंट किसी को भी खुश नहीं कर सकता क्योंकि अल्टीमेटली उसने किसी को हिट किया होता है और किसी को उसने ज़रूर कोई ना कोई रिलीफ दिया होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ख़वातीन और हज़रात, तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट वो है जिसको हम पिछले 2 महीने से पढ़ रहे थे और हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसकी एक जो फिल्म थी वो हम सबको नज़र आ रही थी। इस बजट को मैं उसके मुतल्लिक़ कुछ कहूँ, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस बजट के पीछे आज हम जिस जगह पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है वो कहाँ है। पाकिस्तान इस वक्त, इसकी जो डेट है वो ऑलमोस्ट $97 बिलियन पे पाकिस्तान कर्ज में है और उसकी जो कर्ज की जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन हर साल अब पे होगा। जो अगले साल जो पे होगा उस इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब होगी। Contributing towards anything to the tax which they are waiting for the amnesty and then after this their people will definitely will be hit by the current। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जैसे जाहिद साहब ने बताया, गवर्नमेंट ने ये जो बजट बनाया वो 4% ग्रोथ पे बनाया, जबकि लास्ट ईयर ग्रोथ थी 3.5%, 3.3% थी। वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि जी आपकी ग्रोथ 2.8% होगी। अगर 2.8% ग्रोथ होगी, मुझे कहीं से नहीं लगता कि हम ये बजट कर सकें, इसलिए कि जब ग्रोथ ही नहीं होगी, इकोनॉमी में कोई जान ही नहीं होगी, तो हम ये बजट कहाँ से कर सकते हैं, यू नो। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम हालात में अगर ये बजट बनाया गया है तो हाँ, हम सब के लिए, मेरे लिए क्यों सरप्राइज़ नहीं था, मैंने आपको इसकी वजह बताई कि इसको करने के लिए क्या, तो इसके करने के लिए हम IMF के पास गए। IMF ने सर्टन कंडीशंस बताई, मैं आपको कुछ चंद चीज़ें अभी हमारे लर्नर स्पीकर्स ने बताई हैं, मैं उस पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट आपको खबर बताऊंगा कि इसमें लेटेस्ट क्या हुआ है और लेटेस्ट क्या हो सकता है, यू नो। जब हम IMF के पास गए तो IMF ने कहा कि जी आपका इस दफ़ा जो बजट डेफिसिट है वो 0.6% से GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब उसको कंप्यूट करते हैं तो एग्जैक्टली 5,550 बिलियन होता है और गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली 5,550 बिलियन रखा है, 551 नहीं रखा।
और IMF में अभी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुए हैं, अभी उसके बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दी जो कि 1 जुलाई के बाद देगी। लेकिन ये बजट जो है, अगर ये 5050 का नहीं पेश किया जाता तो हमारा IMF के साथ बोर्ड ने कोई कंसीडर नहीं करना था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बजट के मुताबिक अगर पहला क्वार्टर में फेल हो जाती है तो उसने जो PSD में पैसे रखे हैं उतने पैसे उनको कम करने होंगे। IMF विल से कि जी नो भाई, आप जो है इस पैसों को नहीं खर्च कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स कम होगा, जाहिर बात है अगर PSDP नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं इशू होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं इशू होंगे तो आपके टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स नहीं कटेगा तो हमारे टैक्स के अहदाफ नहीं पूरे होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस साल के दौरान अच्छी हुई हैं, जैसे हमारी इंपोर्ट कम हुई है इस दफ़ा। आई एम श्योर अगर इसी तरह टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रही तो इंपोर्ट हमारी कम होगी। कुछ हमारी जो है वो रिमिटेंस की इनफ्लो जो है वो 8.76 बढ़ गई है। हमारे जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो कंटिन्यूस इस मुल्क को अपने रिमिटेंसेस से फीड कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें बेशक इस साल में अच्छी हुई हैं और मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा मौका है जिससे वो इससे छुटकारा हासिल कर सके। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जब तक गवर्नमेंट हम अभी आज तक हम जब भी पाकिस्तान टैक्स बार का लेवल हो, चाहे फेडरेशन का लेवल हो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं तमाम उन ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड पे हूँ, तो हमेशा हमने ये कहा है कि जी आपको इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का विल का प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कहीं विल दिखाई गई है, कहीं इन्फोर्समेंट दिखाई गई है, लेकिन उसमें कहाँ का गुंजाइश है और कहाँ का मैं समझता हूँ कि जिसमें गवर्नमेंट को अभी भी अंडरस्टैंड करना है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, जैसे अभी खुर्रम साहब ने पॉइंट आउट किया, आप सबसे मेरी हम्बल गुजारिश होगी कि अगर आप कोई ऐसा वैलिड पॉइंट समझते हैं, कल भी आई वॉज इन ब्रेकफास्ट विद अब्दुल हफीज शेख साहब, जुबैर साहब और हम साथ ही थे, तो उन्होंने कल भी ये कहा है कि अगर कोई वैलिड पॉइंट है जो कि जिस पे पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है, आप ले आइए, हम उसको देख लेंगे, हम उसको कर देंगे। आप हमारे पास चीज़ें बताएं। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों में शील्ड और सवीनर भी तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम तौफीक बिलाल के साथ अफजल अयूबी, DMH न्यूज़, लाहौर।